Welcome everyone to the class of corporate accounting. Our topic for today is lease accounting and this is part 2 of lease accounting. Part 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था the basic structure and concept of लीजिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि जो लीज के प्रकार हैं वो कौन से हैं और उसमें से हम जो फर्स्ट टाइप ऑफ लीज है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ फेयर वैल्यू, जिसे आप उचित मूल्य भी कहते हैं। फेयर वैल्यू क्या होती है? वो प्राइस जो कि बायर और सेलर जिस प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने के लिए रेडी होते हैं, उस प्राइस को आप फेयर वैल्यू कहते हैं। लीज के केस में आप फेयर वैल्यू किसे कहेंगे? वो प्राइस जो कि लेजी उस एसेट के लिए देने के लिए तैयार है, और वो प्राइस जो कि प्रॉपर्टी का जो मालिक है जिस प्राइस पर अपने एसेट को लीज पे देने के लिए तैयार है, वो उस एसेट की फेयर वैल्यू है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो फेयर वैल्यू है वो एसेट का वास्तविक मूल्य है। दैट मीन्स वो एसेट का एक्चुअल वर्थ है। ये देखिए, दिस इज द एक्चुअल वर्थ ऑफ द एसेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एसेट की जो कॉस्ट है दैट इज 1,18,000। मार्केट में वो 1,20,000 का भी बिक सकता है, दैट मीन्स हायर प्राइस पे भी बिक सकता है और कम प्राइस पर भी बिक सकता है। हो सकता है कोई इसको 1,18,000 पे लेने के लिए तैयार ही ना हो, तो 1,10,000 पे भी ये खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है। जो कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट है वो फेयर वैल्यू से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। जो एसेट का वास्तविक मूल्य है वो कॉस्ट से अधिक भी हो सकता है और कॉस्ट से कम भी हो सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू। ये सब टर्म्स आपको आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें यूज आएंगी, उसमें काम आएंगी, इसलिए इनको ध्यान से समझ लें। दिस इज द फर्स्ट टर्म दैट इज फेयर वैल्यू। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म इज मिनिमम लीज पेमेंट्स। मिनिमम लीज पेमेंट को आप न्यूनतम पट्टा भुगतान भी कहते हैं। तो जो मिनिमम लीज पेमेंट्स है वो क्या है? जो लेजर को पूरे लीज के अवधि में, पूरे लीज टर्म में, मान लीजिए लीज का टर्म अगर 5 साल है, लीज की अवधि 5 साल है, तो 5 साल में टोटल कितनी पेमेंट लेजी द्वारा लेजर को की जाएगी, उस टोटल अमाउंट को आप मिनिमम लीज पेमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जिस टाइम पे लेजी और लेजर के बीच में लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज कंसिडर्ड एज टाइम जीरो। ठीक है, 0 ईयर उसको बोला जाएगा। जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस टाइम लेजी ने लेजर को 70,000 रुपीज पे करे हैं। ईयर 1 के एंड पर 32,000, ईयर 2 के एंड पर 16,000, ईयर 3 के एंड पे 9,000 एंड ईयर 4 के एंड पे 6,000। जब आप इन सब का टोटल कर लेंगे दैट विल बी योर मिनिमम लीज पेमेंट। टोटल अमाउंट जो भी लीज के ड्यूरेशन के बीच में लेजी द्वारा लेजर को दिया जा रहा है, उन सब का जो टोटल होता है उसे आप मिनिमम लीज पेमेंट्स कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये बार बार आपको आने वाले टॉपिक्स में बार बार ये टर्म यूज होगी। अब जब आपको ये पता चल जाता है कि जो मिनिमम लीज पेमेंट्स हैं वो क्या हैं, सब ईयर्स में जो लीज का टर्म है उसमें लेजी द्वारा लेजर को क्या पेमेंट की जा रही है, उन सबका जब आप टोटल कर देते हैं तो उसे आप मिनिमम लीज पेमेंट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है? उन मिनिमम लीज पेमेंट्स का वर्तमान मूल्य यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है। अगर पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा, ये वाली दो चीजें देखी हमने। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि ईयर 0 पे ये पेमेंट हो रही है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे ये पेमेंट्स हो रही हैं और इन सब का जो टोटल है यानी कि 1,33,000 जो है ये मिनिमम लीज पेमेंट है। ये टोटल अमाउंट जो है ये लेजी लेजर को पे करेगा ड्यूरिंग द लीज टर्म। अब आप क्या करेंगे? ये जो मिनिमम लीज पेमेंट्स हैं ये 1 साल के एंड पे है, 2 साल के एंड पे है, तीसरे साल के एंड पे है, चौथे साल के एंड पर है। ये जो वैल्यू आपको दी गई है ये चौथे साल की वैल्यू है, तीसरे साल की वैल्यू है, दूसरे साल की वैल्यू है। आपको इसको पुल करके खींच कर आज की वैल्यू निकालनी है। ये भविष्य की वैल्यूज हैं, इसे हमें वर्तमान की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है। तो इसको परिवर्तित करने के लिए हमें क्वेश्चन में एक
प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर दिया होगा, वो प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर परसेंटेज बेसिस पर होता है 14% या 10% इस तरह से। सो आपको इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को यूज करना है और इसको यूज करके आपको इन वैल्यूज को आज के मूल्य पर लेकर आना है। इसे कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, आइए मैं आपको बताती हूँ। सो दिस इज एट द पॉइंट 0, जो 0 पॉइंट पे है ये ऑलरेडी आज की डेट पर है। क्योंकि ये ऑलरेडी आज की डेट पर है तो इसको आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वर्तमान की ही वैल्यू है। लेकिन ये जो 1 साल बाद की वैल्यू है इसे आपको आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। इसे आप आज की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखें। आप न्यूमरेटर में 1 लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 1.14 के साथ। ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 14, इसे आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेंगे 1.14 के साथ। दैट मीन्स आप क्या करेंगे 1 प्लस 0.14। सो 1/1.14 के साथ जब आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये फैक्टर निकल के आएगा, दैट इज 0.8772। तो आपने इस तरीके से इसे यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे ये वाला, तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप 1/1.14 इसको 2 बार कर देंगे, क्योंकि आपको 2 साल बाद की वैल्यू को आज में लेकर आना है। तो आप इसे 2 बार 1.14 के साथ डिवाइड करेंगे। सो आप कैसे करेंगे 1/1.14, फिर उसको दोबारा से डिवाइड करेंगे 1.14 के साथ, तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी। तो आप अपने कैलकुलेटर्स पर इसे ज़रूर कैलकुलेट करके देखें कि क्या इस तरीके से आता है। या फिर इसका दूसरा तरीका क्या है कि आप जो सेकेंड ईयर वाली वैल्यू है और जो सेकेंड ईयर वाली वैल्यू है उसे आप कैसे कैलकुलेट करें, ये ले लीजिए जो ऊपर आया है, दैट मीन्स 0.8772 ये ले लीजिए और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1.14 के साथ। सो 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप डायरेक्टली 1 को डिवाइड करें 2 बार 1.14 के साथ, या फिर जो इससे पहले वाला प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आया है दैट इज दिस वन, इसे आप डिवाइड कर दें 1.14 के साथ। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको थर्ड ईयर का कैलकुलेट करना है, तो थर्ड ईयर का कैलकुलेट करने के लिए आप फिर से क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। 1 को आप 1.14, फिर 1.14, फिर 1.14, 3 बार 1.14 के साथ आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 0.6750। दूसरा तरीका क्या है, जो इससे पीछे वाला फैक्टर है दैट मीन्स 0.7695। दूसरा तरीका कि 0.7695 को आप एक बार 1.14 के साथ डिवाइड करें, क्योंकि जो ये वाला फैक्टर है ये ऑलरेडी दो बार डिवाइड हो चुका है, ठीक है। 2 बार 1.14 करने के बाद ही आया, तो अगर आप इसको डायरेक्टली पिक कर लें और 1.14 के साथ एक बार डिवाइड कर दें तो बात वहीं पहुंच जाएगी। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो फोर्थ ईयर का भी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्थ ईयर के लिए आप क्या करेंगे 1/1.14, फोर्थ ईयर की वैल्यू को आज की वैल्यू पर लाना है तो 4 बार आप इसे 1.14 के साथ डिवाइड करेंगे, या फिर इससे पिछले फैक्टर को विच इज 0.6750 इसे आप एक बार 1.14 के साथ डिवाइड कर दें तो वही बात निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकल आएंगे। अब आपको क्या करना है, जब ये वाला काम हो गया तो आपको MLP को, मिनिमम लीज पेमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ। तो ये तो ऑलरेडी 0 पर ही खड़ा है, दिस इज आज की वैल्यू, इसे आपको कैलकुलेट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट ईयर के एंड पे खड़ा है, 1 साल बाद पे खड़ा है, इसको आज की वैल्यू पर कैसे लेकर आएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके। सो 32,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगी। दैट मीन्स 32,000 की आज की वैल्यू क्या है 28,000। 2 साल बाद जो 16,000 है वो आज के टाइम का 12,000 है। 3 साल बाद 9,000 आज के टाइम का 6,000 है। 4 साल बाद का 6,000
आज के टाइम का 3500 के अराउंड है। सो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर वैल्यू है और ये फ्यूचर वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यूज़ है। तो इन प्रेजेंट वैल्यूज़ का टोटल करके देखें तो आपके पास क्या आएगा, टोटल ऑफ दिस विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स। तो ये जो मिनिमम लीज पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या है, 1,20,010 रुपीज़। तो इस तरीके से आपको मिनिमम लीज पेमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट टर्म जो आती है दैट इज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। सबसे पहले तो रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू मतलब अवशिष्ट मूल्य। अब रेजिडुअल वैल्यू क्या है, जो कि जब आप एसिड को जब आप बेचेंगे, उसकी लाइफ खत्म होने के बाद जब आप एसिड को बेचते हैं तो बेचकर आपको बदले में क्या मिलता है उसे आप रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। सो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू क्या है, जिसके लिए लेजी ने गारंटी दी है, जिसके लिए लेजी ने या फिर लेजी के अलावा किसी और व्यक्ति ने लेजर को गारंटी दी है कि इस एसिड को जब आप बेचोगे तो इतना अमाउंट तो आपको मैं दे दूंगा, दैट इज गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। सो लेजर को जिस अमाउंट के लिए गारंटी मिलती है उसे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, और जिस रेजिडुअल वैल्यू के जिस हिस्से के लिए लेजर को गारंटी नहीं मिलती उसे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कहा जाता है। इसे बेटर आप तब समझ पाएंगे जब हम ये एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो रेजिडुअल वैल्यू है दैट इज 20,000 कि लेजर एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो लीज टर्म के बाद एसिड को मार्केट में बेचने के लिए जाएगा तो उसे 20,000 रुपये मिलेंगे। अब 20,000 रुपये में से लेजी ने लेजर को गारंटी दी है कि 15,000 रुपये मैं दूंगा। वो गारंटी लेजी भी दे सकता है और कोई और व्यक्ति भी दे सकता है। सो लेजर को जिस अमाउंट के लिए गारंटी मिली है कि 20,000 में से रेजिडुअल वैल्यू का जो हिस्सा गारंटीड है उसे आप गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कहेंगे। दैट मीन्स जो 15,000 है यहाँ पे वो गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू है, और रेजिडुअल वैल्यू के जिस भाग के लिए आपको गारंटी नहीं मिली है, लेजर को गारंटी नहीं मिली है, उसे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कहा जाता है, जो कि इस एग्जाम्पल में क्या है, 5,000। सो लेजर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो एसिड को बेचेगा तो उसको 20,000 मिलेंगे। जो बेचने की वैल्यू है दैट इज रेजिडुअल वैल्यू 20,000, उसमें से जो GRV है गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दैट इज 15,000, और जिसके लिए कोई गारंटी नहीं मिली है जिसे आप UGRV कहते हैं दैट इज 5,000। सो ये टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सब टर्म्स आपको आगे जाके एग्जाम्पल्स में और थ्योरी पार्ट में भी आपको काम आने वाली हैं। Now next topic is types of lease, that means lease के प्रकार. So this topic is very important from theory point of view, theory as well as practical. As far as MCOM is concerned, post graduation is concerned, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो I think theory part को ज़्यादा prefer करते हैं। So theory के point of view से और practical के point of view से, दोनों point of view से ये topic important है। और जो types of lease है ये हमें accounting standard 19 बताता है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 हमें बताता है कि हमारे पास दो प्रकार के लीज हैं। द फर्स्ट लीज इज द फाइनेंस लीज एंड अनदर वन इज द ऑपरेटिंग लीज। नाउ फाइनेंस लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज वो लीज है जहाँ पर जब लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जितने भी एसिड के साथ जुड़े हुए जो भी रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स हैं, एसिड के साथ जुड़े हुए खतरे भी होते हैं और एसिड के साथ जुड़े हुए रिवॉर्ड्स भी होते हैं। रिवॉर्ड्स क्या हैं, यानी कि पुरस्कार, जो कि एसिड से हमें कुछ मिलता है वो भी एसिड से मिलता है, और एसिड से जुड़े हुए हमें कुछ खतरे भी होते हैं कि अगर एसिड डैमेज हो जाता है या एसिड से रिलेटेड जो कॉस्ट्स हैं। सो फाइनेंस लीज वो लीज है जो कि एसिड से जुड़े हुए सभी रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स को ट्रांसफर कर देती है। स्वामित्व से जुड़े हुए जितने भी रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, किसे, लेजी के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो फाइनेंस लीज है। और ऐसी लीज जहां पर जोखिम और पुरस्कार यानी कि रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स दोनों ही ट्रांसफर नहीं होते हैं, ऐसी लीज को आप ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। देखिए इस फिगर के साथ, इस डायग्राम के साथ देखें। सो यहाँ पर क्या है, देखना क्या है कि क्या रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं, रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स। अगर तो रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स लेजी के पास ट्रांसफर हो गए हैं तो ऐसी लीज को आप फाइनेंस लीज कहते हैं। और अगर जोखिम और पुरस्कार लेजी के पास ट्रांसफर नहीं होते तो ऐसी लीज को आप ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक तो बेसिक कंसेप्ट है फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का। इसके अलावा और कई सारे सिचुएशंस और कई सारी स्थितियां होती हैं जिसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि जो लीज है वो फाइनेंस लीज है या फिर ऑपरेटिंग लीज है। सो आने वाली स्लाइड्स में हम इन सिचुएशंस को स्टडी करेंगे कि फाइनेंस लीज की सिचुएशंस क्या होती हैं और ऑपरेटिंग लीज की सिचुएशंस क्या होती हैं। और उन स्थितियों को देखकर आप जान पाएंगे कि ये जो लीज है वो फाइनेंस लीज की कैटेगरी में आती है या फिर ऑपरेटिंग लीज की कैटेगरी में आती है। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंस लीज के बारे में। अब फाइनेंस लीज को कैपिटल लीज भी कहा जाता है। सो क्या है फाइनेंस लीज, जैसे कि हम पिछली स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक लीज को फाइनेंस लीज तब कहा जाता है जब स्वामित्व से जुड़े हुए जितने भी जोखिम और पुरस्कार हैं, जितने भी रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स हैं, वो सब के सब लेजर द्वारा लेजी को ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ऐसे में उस लीज को फाइनेंस लीज कहा जाता है। देखें, ये लेजर है, ये लेजी है, इन दोनों के बीच में लीज एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट के अंडर जो लेजर है वो अपना एसेट जो है वो लेजी के पास ट्रांसफर कर रहा है और बदले में जो लेजी है वो इसको मिनिमम लीज पेमेंट्स यानी कि MLPs देगा। ठीक है, ये MLP वाला कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत जब ये लेजर लीज्ड एसेट को लेजी के पास ट्रांसफर करता है और ट्रांसफर करते करते साथ में जितने भी जोखिम और पुरस्कार हैं वो भी ट्रांसफर कर देता है, तो ऐसी लीज को आप फाइनेंस लीज कहते हैं। और अगर ये रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स लेजी के पास ट्रांसफर नहीं होते, ये रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स लेजर के पास ही रह जाते हैं, तो ऐसी लीज को आप ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। अब अगर हम फाइनेंस लीज की बात करें तो ये एक जो बेसिक मापदंड है वो तो यही है कि रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसके अलावा क्या स्वामित्व ट्रांसफर हो रहा है, क्या स्वामित्व का भी हस्तांतरण हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट मापदंड नहीं है। लीज के एंड पर लेजर द्वारा लेजी को वो एसेट बेचा जा भी सकता है, नहीं भी बेचा जा सकता। सो ओनरशिप इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स हैं क्या वो ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर वो ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो फाइनेंस लीज है और अगर रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर नहीं हो रहे तो वो फाइनेंस लीज नहीं है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियां बताइए जहां पर आप एक लीज को फाइनेंस लीज कहेंगे। तो फाइनेंस लीज की कुछ परिस्थितियां हैं जिनको आपको देखना है। अगर ये परिस्थितियां पूरी होती हैं तो ही आप उस लीज को फाइनेंस लीज का नाम दे सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में से अगर कोई एक या एक से ज़्यादा परिस्थिति सेटिस्फाई होती है, सिचुएशंस फुलफिल हो जाती हैं, तो उस लीज को आप फाइनेंस लीज कहते हैं। ऐसी हम 6 परिस्थितियां डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन है दैट इज द लेजर ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। जो लेजर है वो लेजी को लीज टर्म यानी कि लीज की अवधि के अंत में जो ओनरशिप है वो लेजी को दे देता है। एक परिस्थिति ये है। अगर लेजर लेजी को स्वामित्व प्रदान कर देता है लीज अवधि के अंत में तो कहा जाएगा कि ये लीज फाइनेंस लीज है। एग्जाम्पल देखें, ये लेजी है, ये लेजर है, ये लेजी है और लेजर लीज की अवधि के अंत में ओनरशिप लेजी के पास ट्रांसफर कर देगा। दैट मीन्स जो एसेट है वो हमेशा के लिए लेजी का हो जाएगा। वो अब तक जब तक लीज टर्म है, दैट मीन्स मान लीजिए लीज टर्म 5 साल की है, 5 साल के लिए लेजर और लेजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। सो 5 साल तक जो एसेट है वो लेजर का रहेगा और जैसे ही 5 साल खत्म हो जाएंगे, लीज टर्म एंड हो जाएगा, उस टाइम पे अगर
जो स्वामित्व है वो लेजी को दे देता है, तो इस स्थिति में कहा जाएगा कि ऐसी लीज जो होती है वो फाइनेंस लीज होती है। ये एक सिचुएशन है, जरूरी नहीं है कि ये सिचुएशन पूरी हो। अगर ये सिचुएशन पूरी नहीं होती तो आपको नेक्स्ट सिचुएशन देखनी होगी। तो नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट परिस्थिति क्या है जो हमें चेक करनी है? हमें देखना है कि जो मिनिमम लीज पेमेंट्स यानी कि MLP है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। जैसे कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स में बताया था कि MLPs का PV निकालना होता है। तो MLP का PV निकालिए। अगर MLP का PV फेयर वैल्यू से ज़्यादा है या फिर उसके बराबर है तो कहा जाएगा कि ऐसी लीज फाइनेंस लीज है। ये देखिए, MLP का PV निकाल लीजिए। अगर वो फेयर वैल्यू से ज़्यादा है या फिर फेयर वैल्यू के बराबर है तो कहा जाएगा कि लीज फाइनेंस लीज है। एग्जाम्पल के बिना आपको समझ में नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको वही एग्जाम्पल पिक किया है जो पिछली स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था। 4 साल यहाँ पर लीज का पीरियड है। इसमें मिनिमम लीज पेमेंट्स जो लेजी लेजर को दे रहा है वो ये हैं, जिसका टोटल 1,33,000 है। इसका हमने PV कर लिया था, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया था, और ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को MLP के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है। तो हमारे पास 1,33,000 का जो MLP है इसका प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य कितना निकल के आया? 1,20,000 निकल के आया। तो अब आपको इसको कंपेयर करना है इसे। अब आपको इसे कंपेयर करना है फेयर वैल्यू के साथ। तो देखते हैं कि फेयर वैल्यू क्या है। सो PV ऑफ MLP यानी कि MLP का जो वर्तमान मूल्य है वो 1,20,010 रुपीज़ निकल कर आया, और जो फेयर वैल्यू है दैट इज 1,20,000, जो उचित मूल्य है एसेट का वो 1,20,000 है। सो आपका फॉर्मूला क्या है? आपको देखना है कि क्या MLP जो MLP का जो वर्तमान मूल्य है क्या वो फेयर वैल्यू से ज़्यादा है? हाँ जी, यहाँ पर जो PV ऑफ MLP है वो फेयर वैल्यू से 10 रुपये ज़्यादा है। क्योंकि ये ज़्यादा है तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये लीज है वो कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि जो अगर लेजर से एसेट को परचेज करना चाहे तो जो उसको परचेज प्राइस मिलेगा वो फेयर वैल्यू से कम होना चाहिए। देखिए, तो अगर लेजर से एसेट खरीदना चाहता है लीज के अवधि के खत्म होने पर, अगर लेजर से एसेट खरीदना चाहता है तो उसको जो परचेज प्राइस मिलेगा वो फेयर वैल्यू से कम होना चाहिए। तो मान लीजिए जिस टाइम पर लेजी एसेट को खरीदना चाहता है उस टाइम पर फेयर वैल्यू मान लीजिए 50,000 चल रही है, तो उसको जो परचेज प्राइस है वो 50,000 से कम पे मिलना चाहिए। दैट मीन्स जो लेजर है वो लेजी को एसेट सेल करेगा 50,000 से कम पर। अगर फेयर वैल्यू से कम पर एसेट को परचेज किया जा रहा है लेजी द्वारा तो उस लीज को फाइनेंस लीज कहा जाएगा। उसके बाद आपकी फोर्थ सिचुएशन क्या कहती है कि जो लीज की अवधि है वो एसेट के इकोनॉमिक लाइफ के ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो आप ये समझें कि एसेट की इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है। मान लीजिए कि ये एक एसेट है, मान लीजिए सैम की टैक्सी है। जो सैम की टैक्सी है वो उसकी जो फिजिकल लाइफ है दैट इज 15 ईयर्स। ये 15 साल ये टैक्सी जो है वो जिएगी, दैट इज इट्स फिजिकल लाइफ। 15 साल के बाद ये टैक्सी स्क्रैप हो जाएगी। तो जो 15 ईयर्स है दैट इज द फिजिकल लाइफ ऑफ दिस टैक्सी। लेकिन ये जो टैक्सी है ये सैम को प्रॉफिट देगी सिर्फ मान लीजिए 10 साल तक। तो 15 साल जो उसकी फिजिकल लाइफ है, 15 साल में से सिर्फ 10 साल के लिए ये टैक्सी सैम को प्रॉफिट देगी, और जो रिमेनिंग 5 ईयर्स हैं उसको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है टैक्सी से। इस एसेट की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो कितनी है? 10 ईयर्स। इकोनॉमिक लाइफ क्या है? एक एसेट किसी भी खरीदार को कितने सालों के लिए प्रॉफिट दे पाएगा, उसकी जो यूजफुल लाइफ है, उसका जो आर्थिक जीवन है, उसे उस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ कहा जाता है। यहाँ पर मापदंड क्या है? अगर आप उसको फाइनेंस लीज में कैटेगराइज करना चाहते हो तो जो एसेट की जो लीज टर्म है
जो लीज की अवधि है वो इकोनॉमिक लाइफ के ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। सो मान लीजिए इकोनॉमिक लाइफ है एसिड की 11 ईयर्स और जो लीज की अवधि है वो 10 साल है, तो तकरीबन तकरीबन आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो इकोनॉमिक लाइफ है वो लीज टर्म को, जो लीज टर्म है वो इकोनॉमिक लाइफ को ज़्यादा हद तक कवर कर रही है, तो इसलिए आप इस लीज को फाइनेंस लीज कह सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट अंडर फाइनेंस लीज इज इररिवोकेबल। सो जो कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं फाइनेंस लीज का, अगर वो जो भी आप लीज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अगर वो इररिवोकेबल है, अगर लेजर या लेजी में से कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता, वापसी का रास्ता नहीं है यदि कोई, तो ऐसी लीज को आप फाइनेंस लीज कहते हैं। तो जितने भी इररिवोकेबल लीज के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सभी फाइनेंस लीज के अंदर आते हैं। तो देखिए ये इमेज आपको क्या बता रही है कि वापसी का रास्ता यानी कि यू टर्न इज नॉट अलाउड। सो अगर आपने एक बार ये लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वहां से अगर वापसी का रास्ता नहीं है तो ऐसी लीज को आप फाइनेंस लीज कहते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होगा क्या, ऑपरेटिंग लीज। सो ऑपरेटिंग लीज में क्या आएगा आपको कि अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं या फिर उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, तो उसे आप ऑपरेटिंग लीज की कैटेगरी में डाल देंगे। देखते हैं हमारी लास्ट सिचुएशन क्या कहती है। जितने भी एसिड के साथ जुड़े हुए खर्चे हैं वो सबके सब कौन बियर करेगा, उन सबको कौन उठाएगा, लेजी उठाएगा। सो अगर एसिड के साथ जुड़े हुए जितने भी खर्चे हैं उन सबको लेजी बियर कर रहा है, उन सबको लेजी उठा रहा है, ऐसी लीज को आप फाइनेंस लीज कहते हैं। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर लीजिए, अगर एसिड के साथ जुड़े हुए खर्चे लेजी की बजाय लेजर उठा रहा है तो ऐसी लीज को आप ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। देखें तो ये लेजर ने लेजी को सब खर्चों के लिए सब खर्चे लेजी के ऊपर ट्रांसफर कर दिए हैं, तो ऐसी लीज को आप फाइनेंस लीज कहते हैं। तो वो खर्चे कौन से हो सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा या फिर जो भी टैक्सेस हैं अगर वो लेजी पे कर रहा है तो उसे आप फाइनेंस लीज कहते हैं। और अगर ऐसे खर्चे लेजर पे कर रहा है तो दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग लीज। ठीक है जी, तो ये सब सिचुएशंस थी जो हमने डिस्कस करी। इनकी एक बार समरी देख लेते हैं ताकि आपको सारी सिचुएशंस क्लियर हो जाएं कि फाइनेंस लीज यानी कि कैपिटल लीज में क्या क्या परिस्थितियां आपको देखनी चाहिए। सो ये 6 परिस्थितियां हैं, अगर इनमें से कोई एक परिस्थिति, कोई एक सिचुएशन भी पास हो जाती है तो ऐसी लीज को आप फाइनेंस लीज कहेंगे। और अगर एक भी कंडीशन इनमें से सेटिस्फाई नहीं होती, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो ऐसी लीज को आप ऑपरेटिंग लीज कहेंगे। सो क्या सिचुएशंस हैं ये, नंबर 1 हमने डिस्कस किया था कि लीज टर्म के एंड पर अगर जो स्वामित्व है वो लेजर द्वारा लेजी को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो उसे फाइनेंस लीज कहा जाता है। दूसरा, आपको मिनिमम लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू यानी कि उसका वर्तमान मूल्य निकालना है। अगर MLPs का जो वर्तमान मूल्य फेयर वैल्यू से ज़्यादा है या फिर फेयर वैल्यू के बराबर है तो उसे आप फाइनेंस लीज कहते हैं। तीसरा, जिस टाइम लेजी लेजर से एसिड बाय करना चाहे और लेजर से लेजी को जो एसिड है वो फेयर वैल्यू से कम पर मिल जाए तो उस लीज को फाइनेंस लीज कहा जाएगा। फोर्थ इज, जो एसिड का इकोनॉमिक लाइफ है वो लीज टर्म के ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। फिफ्थ, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपरिवर्तनीय कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इररेवोकेबल, यू टर्न नहीं है, वापस नहीं जा सकते, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे फाइनेंस लीज की कैटेगरी में डालेंगे। एंड सिक्स्थ इज, अगर एसिड के साथ जुड़े हुए जितने भी खर्चे जो हैं वो लेजी बियर कर रहा है, वो लेजी वहन कर रहा है, तो ऐसी लीज को आप फाइनेंस लीज कहते हैं। सो अगर ये 6 की 6 कंडीशंस या फिर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो ऐसी लीज को आप फाइनेंस लीज कहेंगे। और अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन फुलफिल नहीं होती तो ऐसी लीज को आप ऑपरेटिंग लीज कहेंगे। That's all for this session. In the next session, we'll discuss about the operating lease. Thank you.